नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी फटाफट अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जो भी साथी करंट अफेयर्स की क्लास की खोजबीन कर रहे हैं उन सब तक हमारी पहुंच हो सके। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, अब करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 12 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के विषय में हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें। यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते हैं। तो मेरे मित्रों, आप तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का संदेश लेकर इस पूरे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला पूरे विश्व में फैलाने के लिए अपने आप को दृढ़ बनाइए, अपने आप को संकल्पित बनाइए और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपने आप को इस प्रयास में लगातार रखते रहिए कि हम एक दिन जरूर सफलता हासिल करेंगे। तो अब मैं अपनी फोटो को, अपने चेहरे को पोस्ट करते हुए अब आपके सामने करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने। देखिए, यही सोचकर तपिश में जलता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करता। मेरे मित्रों, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि करंट अफेयर्स के कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और परीक्षा के अधिकांश सवाल आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल आज का क्या है जरा देखिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश आप लोग करिए। बहुत ही शानदार मैंने कोशिश की आपके लिए, सब कुछ वैसा का वैसा तैयार कर दिया है, लेकिन अब ज़रूरी बात यह है कि भाई आप विश्वास करके इन सब चीज़ों को याद करें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करते जाएं। सबसे पहला सवाल है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसका कौन सा स्थापना दिवस जो है वो 11 मार्च 2022 को मनाया गया। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया था, आपको यह बताना। इसका 37वां, 38वां, 39वां और 40वां। तो मेरे मित्रों, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका अभी हाल ही में 37वां स्थापना दिवस जो है वो 11 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 11 मार्च 2022 को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका 37वां स्थापना दिवस जो है वो 11 मार्च को मनाया गया। 11 मार्च को इसका 37वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ध्यान रखना, यह गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एक क्या है, संस्था है। इसके जो निदेशक हैं उनके बारे में और इसकी स्थापना कब की गई इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 37वां इसका सही जवाब होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अभी हाल ही में 37वां स्थापना दिवस 11 मार्च को मनाया गया, जिस कार्यक्रम में अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, जो इस कार्यक्रम में क्या हुए, शामिल हुए। अमित शाह इस मंत्रालय के मंत्री, प्लस इसके साथ साथ इनके मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलिए इसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको सब इसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा, सत्यमेव जयते, और यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नज़र आ रहा होगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसको कहते हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसके अंदर आता है। ये इसके निदेशक हैं। और अब इसकी स्थापना के विषय में अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों, इसकी स्थापना के विषय में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना टंडन समिति की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय पुलिस कमीशन तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं रख रखाव के रूप में कार्य करने हेतु 1986 में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके। 2009 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध एवं अपराधी ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना मॉनिटरिंग, समन्वय एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। देश में यह परियोजना लगभग 15,000 पुलिस स्टेशनों और 6,000 उच्च कार्यों को जोड़ती है। यानी CCTNS क्या है? तो अपराध और अपराधी ट्रैकिंग जो नेटवर्क सिस्टम है उसके माध्यम से जोड़ने का एक क्या है, तंत्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में इस रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी, 1986 में। चलिए और देखते हैं आगे क्या इसके बारे में। अभी इस
कार्यक्रम में जब गृह मंत्री शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बहुत बड़ी भूमिका है। ये अमित शाह ने इस कार्यक्रम में कहा। 37वां स्थापना दिवस समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और एनसीआरबी का जो डेटा होता है उसका सभी राज्य अपने वार्षिक पुलिस की रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल उसको करना चाहिए, ऐसा गृह मंत्री ने कहा है। अब इसके बारे में और भी अगर देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 11 मार्च को 37वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया? हिस्सा लिया। इन्होंने क्या कहा इस वक्त? इन्होंने कहा एनसीआरबी का जो डेटा होता है उसका सभी राज्यों को वार्षिक पुलिस रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अपराध को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका, बहुआयामी और बहुउद्देशीय उपयोग उसका होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। और भी देख लीजिए, गृह मंत्रालय का आग्रह होना चाहिए कि सभी भारत की एजेंसियां सीसीटीएनएस में कुछ ही दिन शामिल हों। गृह सचिव से मेरा आग्रह है कि सभी एजेंसियों के डीजी के साथ बैठ करें और विकल्प किसी के लिए नहीं है। यानी ये सीसीटीएनएस हैकथॉन जो है इसकी भी हाल ही में शुरुआत की गई, जिससे अधिकांश बातें जो हैं वो क्या कर सकें, रिकॉर्ड जो होता है वो सरकार के पास आ सके। सीसीटीएनएस से सभी देश के लगभग 99% पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं अब तक, और आगे भी लगातार इसका कार्य जारी है। चलिए जरा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो देश का पहला ड्रोन स्कूल अभी हाल ही में ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्घाटित किया गया। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान प्लस इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों ने उद्घाटन किया। और क्योंकि ये ड्रोन का पूरा मामला जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो उड्डयन मंत्रालय जो है उस उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। और उड्डयन मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है? उड्डयन मंत्रालय जो है इसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे और मध्य प्रदेश से आते हैं। ग्वालियर जो घराना है वहाँ से सिंधिया परिवार से वो संबंधित हैं। तो देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हाल ही में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। अभी इसके बारे में देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपके सामने है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह ड्रोन को उड़ाकर इसका उद्घाटन करते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल जो है वो यहाँ का खोला गया है। जो पहला ड्रोन स्कूल इसको कहा जा रहा है, तो पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इस स्कूल में कई तरह की तकनीकी सुविधाएं हैं। शिक्षा की दुनिया में नई शुरुआत के साथ साथ इस स्कूल को खोला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। चलिए इसके साथ साथ और क्या है, तो यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ के 23वें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये देखिए ड्रोन का पूरा नज़ारा आपके सामने आ रहा है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से जब इसका उद्घाटन किया गया तो इस प्रकार ड्रोन उड़ाकर इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस गैर नाटो के सहयोगी के रूप में अभी हाल ही में उसे नामित किया? एक ऐसा देश है जिसको गैर नाटो सदस्य के रूप में अभी हाल ही में क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। तो उसका नाम आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो मेरे मित्रों, आप इसका सही जवाब देने की स्थिति में ज़रूर होंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में, ये यूक्रेन का पूरा विवाद इस नाटो की सदस्यता को लेकर ही है, लेकिन अभी हाल ही में जो बाइडेन ने गैर नाटो के सहयोगी सदस्य के रूप में अभी हाल ही में नामित किसको किया है? तो इसमें आपका सही जवाब जो है वो क्या है? कोलंबिया है। कोलंबिया को अभी हाल ही में गैर नाटो के सहयोगी सदस्य के रूप में अभी हाल ही में किसने? जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है। यूक्रेन का और रूस का जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अब वो ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें नहीं बची है जो आजकल हो रही है, उस पर आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। कोलंबिया इसका सही जवाब होगा। कोलंबिया क्या है? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 2 अमेरिका के भाग हैं, जिसमें से तीसरा भाग भी आप जानते हैं मध्य अमेरिका जो है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित एक देश है जिसका नाम क्या है? कोलंबिया है। इस कोलंबिया को हाल ही में गैर नाटो के सहयोगी सदस्य के रूप में जो बाइडेन ने क्या किया है? नॉमिनेट किया है। तो चलिए मित्रों, इसके बारे में भी देखते हैं क्या है और जानकारियां हमारे पास यहाँ है। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। जो पूरा मामला आजकल चल रहा है वो इसी से संबंधित है। यह अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और
कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा की गई। इसका मकसद सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। मैसिडोनिया जो है, ये जरूर याद करिएगा, ये मैसिडोनिया 2020 में इस संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। यूक्रेन ने यही कहा था कि हम इसमें शामिल होंगे, हम इसमें शामिल होंगे, लेकिन रूस कहता है नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं, हम ही शामिल होंगे, आप नहीं हो सकते इसमें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको भड़काया, उसके बाद ये सब मामला हो गया और अमेरिका वापस अपने कदम पीछे खींच लेता है। फिर अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा इसे सैन्य संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम लोग गैर नाटो सहयोगी की क्या भूमिका है और वो क्या मामला है पूरा। यह अमेरिकी कानून के तहत एक पद नाम है। यह पद अमेरिका के ऐसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। ये देश नाटो गठबंधन के पूर्ण सदस्यों के समान सुरक्षा गारंटी के हकदार नहीं होते हैं। यह कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ लाभ प्रदान करता है। यानी नाटो के सदस्य देश किसी हमले के अंतर्गत एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का बचाव करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि नाटो सदस्य जो होता है उसके लिए तो पूर्ण जिम्मेदारी होती है इस संगठन की, लेकिन गैर नाटो सहयोगी सदस्य है तो इसमें कुछ क्षेत्रों को ये लोग लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों को लाभ प्रदान करें यह ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लाभ प्रदान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन बाध्यता नहीं है। चलिए जरा ये देख लीजिएगा, आपके सामने इस देश के बारे में पूरा मैप मैं दिखा रहा हूं। ये आपका वेनेजुएला के पास यहाँ पर जो देश स्थित है उसका नाम क्या है? कोलंबिया। इस कोलंबिया की राजधानी जो है बोगोटा है। क्या है? बोगोटा। ये जो राजधानी नजर आ रही है ये यहाँ की बोगोटा राजधानी है। इधर इसका इक्वेडोर है, इक्वेडोर के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। इसके अलावा आपको पूरा कोलंबिया क्षेत्र जो है वो भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये रहा कोलंबिया, पूरा मैप जो कलर में नजर आ रहा है वो कोलंबिया है। इसके अलावा ये वेनेजुएला है और कैरेबियन सी ऊपर पड़ता है। इसमें इन दोनों भागों को कैरेबियन सागर और ये वाला इधर वाला जो आपका प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इसको जोड़ने के लिए एक पनामा नहर का भी निर्माण यहाँ पर किया गया था। इस देश की भूमि को, पनामा देश की भूमि को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है उत्तरी सीमा जो इसकी है वो कैरेबियन सी से अथवा पनामा से जो है वो मिलती है। इसके अलावा वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, इन सब के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इधर वाला मैप देखोगे तो वेनेजुएला है, पेरू है, इक्वाडोर है, ये सब ब्राजील है। तो आपको पता रहना चाहिए कि किस किस के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो देखिए इधर इसकी ब्राजील के साथ सीमा लगती है, प्लस मेरे मित्रों इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है? इसके अलावा वेनेजुएला के साथ सीमा लगती है, इक्वेडोर के साथ सीमा लगती है, ठीक है, इक्वेडोर के साथ भी इसकी क्या लगती है? सीमा साझा होती है, प्लस पेरू के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इक्वेडोर और पेरू, वेनेजुएला और ब्राजील के साथ सीमा लगती है। ऊपर वाला हिस्सा पनामा के साथ लगता है और ये वाला आपका कैरिबियाई सागर जो है इसके साथ सीमा लगती है और यहाँ आपका प्रशांत महासागर है और पनामा नहर जो है यहाँ से निकलती है। इसके अलावा वेनेजुएला के संदर्भ में भी कल एक बात सामने आई है, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं निकोलस मादुरो। इनका कहना है कि 7 मार्च को विपक्ष के साथ बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और अमेरिका सरकार के साथ संपर्क बहाल करने का ऐलान इन्होंने किया है। तो निकोलस मादुरो जो है इन्होंने घोषणा की है कि इनके संबंध पिछले कुछ समय से अमेरिका जो उसके साथ बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और दोनों तरफ से इसकी शुरुआत की जा रही है। ये बात इन्होंने अपने विपक्षियों के साथ कही है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आनंद आ रहा होगा आपको इस प्रकार की सारी चीज़ों को सुनकर। बस चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप अपने सभी मित्रों को इस क्लास के साथ जोड़िएगा, फिर मैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। यून सुक योल को किस देश का नया राष्ट्रपति हाल ही में बनाया गया है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो आपको पता है उत्तरी कोरिया में तो एक ही आदमी है जो तानाशाह की भूमिका में है, तो वो तो हो नहीं सकता। तो इसका जवाब निश्चित तौर पर क्या है, यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा मेरे हिसाब से। इसका सही जवाब जो है वो दक्षिणी कोरिया है। दक्षिणी कोरिया में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है? यून सुक योल है। यून सुक योल को यहाँ पर दक्षिणी कोरिया का नया राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें, उससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो है वो देख लेते हैं। आपके सामने क्या है, यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इस साउथ कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। क्या है? सियोल जो है वो यहाँ की राजधानी है और कोरिया की जो सीमा है वो चाइना के साथ सीमा साझा होती है। इधर वाला इलाका पूरा नॉर्थ कोरिया का है मेरे मित्रों। ये क्या है? नॉर्थ कोरिया का इलाका है। इधर जो है ईस्ट सी आपका है, ये येलो सी पीला सागर है। यहाँ पर पूर्वी सागर ईस्ट सी जो है उसका है, ये जापान के अंतर्गत आता है, जापान का भाग है। और
यहाँ पर नीचे जो है वो जापान देश आपका पड़ता है। ये भाई साहब जो हैं वो अभी हाल ही में कहाँ पर, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। क्या है? यून सुक योल। यून सुक योल को यहाँ का राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाया गया है। चलिए जरा अभी देखिएगा, दक्षिणी कोरिया, यून सुक योल चुने गए नए राष्ट्रपति। दक्षिणी कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, चुनाव में विपक्षी कंजर्वेटिव पीपुल्स पावर पार्टी के प्रत्याशी यून सुक योल जो हैं वो जीत गए। उन्होंने ली जे मायंग को हराया है। जीत से पहले योल ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करेंगे, उत्तरी कोरिया से सख्ती से निपटेंगे। उधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों सैन्य गठजोड़ पर नजर रखने के लिए कई जासूसी उपग्रह भी लॉन्च करने की बात कही है। देखिए मित्रों, भारत में अगर किसी को चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बातें कहिए, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाइए, ये चुनाव में होता है। ठीक इसी प्रकार कोरिया में अगर दोनों कोरियाओं में से एक कोरिया में तो तानाशाह है, वहां तो किसी प्रकार की सरकार चुनी नहीं जा रही है, लेकिन दूसरी कोरिया में अगर किसी को सरकार बनानी है तो उत्तरी कोरिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण दीजिएगा, लोगों का सेंटीमेंट जो है वो इसके तरफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अन्य देश जो हैं उनमें भी ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको ये सब नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया की ये सीमा जो है वो चाइना के साथ यहाँ तक इतना बॉर्डर इसका टच होता है। प्योंगयांग यहाँ की राजधानी और इधर वाला दक्षिणी कोरिया है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी जो आपकी सियोल है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो चलिए, ये आपका जापान है, हिरोशिमा यहाँ पर है, ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें, उससे पहले आपको यहाँ एक बात बता देना चाह रहा हूँ। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की सीमा जो है वो 38 डिग्री अक्षांश जो आपका है, उस 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से दोनों को अलग करती है, ये सीमा बनाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये आपकी परीक्षा के दर से 38 आए 39 आए, इन दोनों में से बहुत बार परीक्षा में 38 और 39 आ जाता है। तो ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन 38 इसका एकदम सही जवाब आपको देना है। चलिए जरा अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को, अजीत डोभाल को, विवेक देब्रॉय को, अनंत नागेश्वर को। तो आप इनमें से सब नाम जो हैं वो जानते हैं। अनंत नागेश्वर जो हैं वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं वो नियुक्त किए गए, अभी आपको पता है। विवेक देब्रॉय जो है वो नीति आयोग जो है उसमें नीति आयोग के मेंबर के तौर पर वर्तमान में कार्यरत हैं, पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर विवेक देब्रॉय हैं। अजीत डोभाल जो है वो NSA हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत सरकार के। तो अब बच गया एक ही सवाल, जिसका जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे इस सवाल का सही और एकदम करेक्ट जवाब होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका सही जवाब लगा देते हैं हम अजय भूषण पांडे पर। अजय भूषण पांडे जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जो है NFRA, इसके क्या नियुक्त किए गए हैं मेरे दोस्तों? अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में देखते हैं चलो विस्तार से। ये रहे अजय भूषण पांडे, बने NFRA के नए अध्यक्ष, आपको नजर आ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए जरा इनके बारे में अगर थोड़ी बातें करें तो हाल ही में अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अजय भूषण पांडे पूर्व वित्त सचिव हैं। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो के लिए होगी। इस पद पर इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है उसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है अभी हाल ही में। और हमें अब आगे देखना है और क्या इनके बारे में। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद पर इन्हें सेवानिवृत्ति मिली थी। राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की अगर बात करें तो इसका गठन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था मेरे मित्रों, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा ये ऑडिटिंग पैसे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है। इसे कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने, स्पष्टीकरण मांगने और लेखांकन और लेखा परीक्षा मुद्दों संबंधी अनियमितताओं की जांच करने आदि शक्तियां इसे क्या है, प्राप्त है। तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह एक स्वतंत्र नियामक है जो ऑडिटिंग जो पैसा है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करने का काम करता है। अगला सवाल, महिला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो देखिएगा मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको सही जवाब इसका देना है। स्मृति मंधाना है या पूजा बिश्नोई है या झूलन गोस्वामी है या मिताली राज है? तो इसका सही जवाब होगा झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है इसने ऐसा कारनामा मेरे मित्रों अभी हाल ही में किया है, तो झूलन गोस्वामी इसका सही जवाब रहने वाला है।
यहाँ पर इसकी अगर बातचीत हम लोग करें तो स्मृति मंधाना है, पूजा बिश्नोई है, मिताली राज। मिताली राज राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। राजस्थान के जोधपुर जिले से कौन संबंधित है भैया? राजस्थान के जोधपुर जिले से मिताली राज का संबंध है, क्रिकेटर है। और पूजा बिश्नोई जो है वो राजस्थान के जोधपुर से ही संबंधित है, और ये जो है वो एथलेटिक्स है। क्या है? एथलीट है। कौन? पूजा बिश्नोई। इसके अलावा ध्यान रखना स्मृति मंधाना भी क्रिकेटर है, लेकिन हमारा सही जवाब जो है वो झूलन गोस्वामी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में अभी किया जा रहा है। इस विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने का कीर्तिमान जो है वो झूलन गोस्वामी ने अभी क्या किया है? प्राप्त किया है। तो चलिए जरा अगले सवाल पर हम लोग बढ़ें, उससे पहले और देखते हैं इनके बारे में क्या खबरें हैं। झूलन गोस्वामी महिला वनडे विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। 39 वर्षीय झूलन अपने पांचवां वनडे विश्व कप ये खेल रही है। इन्होंने 50वें ओवर में विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट करके यह कीर्तिमान स्थापित किया है। झूलन ने 2 दशक पहले जनवरी 2002 में अपना डेब्यू किया था। वह लोकप्रिय रूप से चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है। यह महिलाओं के वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी है। उन्होंने 197 मैचों में 248 विकेट लिए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट और 68 T20 मैच का प्रतिनिधित्व भी भारत का किया है। महिला विश्व कप टूर्नामेंट 50 ओवर का टूर्नामेंट है, जो 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। पहला विश्व कप टूर्नामेंट 1973 में आयोजित किया गया। इस बार वाले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ये याद रखिएगा मेरे मित्रों। इस बार वाले का आयोजन जो है वो न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में इस बार वाले का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, जरा देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो है संस्कृति राज्य मंत्री से संबंधित। संस्कृति राज्य मंत्री ने 10 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जयपुर में। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति राज्य मंत्री ने 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2022 तक चलने वाले लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। जयपुर में भी 15वां लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में भी 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, हैदराबाद में इक्वलिटी जो है उस सेंटर की स्थापना की गई। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना श्री रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी के भक्ति संत थे उनकी याद में इसका निर्माण किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़े, उससे पहले जरा देख लीजिएगा। श्री जी किशन रेड्डी जो हैं वो संस्कृति मंत्री हैं, और श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से आते हैं, और बीकानेर में अभी हाल ही में उन्होंने बच्चों के लिए एक पहल की भी शुरुआत की थी जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो है वो भी राज्य मंत्री है संस्कृति मंत्रालय में। तो संस्कृति मंत्रालय में अर्जुन मेघवाल और श्रीमती मीनाक्षी लेखी राज्य मंत्री हैं, और श्री जी किशन रेड्डी जो है वो इसके संस्कृति मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उसका दर्जा इनको प्राप्त है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले विषय पर। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2021-22 की घोषणा के अनुरूप राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय कौन सा होगा? वित्त मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय होगा, या पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा? तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है वित्त मंत्रालय। निर्मला सीतारमण जी जो है वो इस मंत्रालय की क्या है? सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो इस मंत्रालय की क्या है? मंत्री है। सीतारमण जी इस मंत्रालय की मंत्री है। प्लस गृह मंत्रालय आपको बता दिया, अमित शाह जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव जीत कर आए हैं, तो बड़ी सफलता इनको हासिल हुई है। रक्षा मंत्रालय में कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है भैया? राजनाथ सिंह जी जो हैं वो लखनऊ से आते हैं, लखनऊ क्षेत्र से आते हैं, और इनको भी उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार बनाने के लिए अभी बहुत सारा श्रेय इनको प्राप्त होगा क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो आपको पता होगा यूपी से नहीं आते, बिहार से आते हैं भैया। कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। और आपने खूब नाम सुना होगा कन्हैया कुमार, ये सब उनके गिरिराज सिंह जिनका नाम है, इनके खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था, बिहार से आते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो गिरिराज सिंह हैं। तो आपका सही जवाब जो है वो वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन की मंजूरी जो है वो प्रदान की है, और वित्त मंत्रालय के अधीन ये आने वाला है। चलिए जरा मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO
GCTM की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया आयुष मंत्रालय के तहत। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में, पटना बिहार में, जामनगर गुजरात में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब जो है वो जामनगर गुजरात है। जामनगर गुजरात में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की और ये आयुष मंत्रालय के तहत आएगा। आयुष मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की जाएगी और वो भी कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। गुजरात का कल दौरा किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कल गुजरात का दौरा किया था और 2 दिवसीय इनका दौरा है। पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन जो है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर उनका कार्यक्रम जो है वो गुजरात में आयोजित होने वाला है। इस दौरान उन्होंने अपनी माता जी से भी वहाँ क्या की? मुलाकात की थी। तो ये सारी बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पटना बिहार की अभी वहाँ की विधानसभा जो है उसके शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारे ओम बिरला जी वहाँ पर गए थे। और भुवनेश्वर उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यह शहर जो है वो स्मार्ट सिटी शहर के अंतर्गत भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और यहाँ पर नवीन पटनायक जो है, कौन है? नवीन पटनायक साहब, इनकी सरकार है और ये बीजू जनता दल से आते हैं। इसी से राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री का प्रभार जो है संभाल रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार महिला न्यायाधीश की पूर्ण पीठ का गठन किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी इतिहास में वहां पहली बार ऐसा हुआ है जहां एक पीठ का गठन किया गया और उस पीठ में कोई भी पुरुष नहीं है, यानी पूर्णतः महिला पीठ की स्थापना की गई है। ऐसा राज्य जो है वो आपका केरल है। केरल राज्य में अभी हाल ही में ऐसा किया गया मित्रों कि वहाँ की एक पूर्ण पीठ जो है उसकी स्थापना की गई है, यानी महिला पीठ बनाई गई है। मेरे मित्रों इसका मतलब ये समझिएगा, जिस प्रकार किसी भी केस की सुनवाई करने के लिए जो अच्छा केस होता है या फिर जिसकी पीठ का गठन करना आवश्यक होता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है सबसे छोटी, उसके बाद 5 के बाद 7 है, 9 है, 11 है, 10 है, ऐसे अलग अलग होती है। लेकिन अभी हाल ही में वहां 3 न्यायाधीशों वाली, कितने न्यायाधीश वाली? 3 न्यायाधीश जो हैं, इन 3 महिला न्यायाधीशों वाली पहली महिला पीठ का गठन यहाँ पर किया गया है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और संयोग से उस दिन 8 मार्च थी और 8 मार्च का जो दिन है वो क्या होता है? महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को और ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जरा क्या है वो देखें, उससे पहले इसके बारे में देख लीजिएगा खबरें। यहाँ पर है जस्टिस MR अनीथा और जस्टिस अनु, जस्टिस सिरिसी वी सिरिसे, ये 3 महिला न्यायाधीश हैं जिनकी पीठ का गठन अभी हाल ही में किया गया है। ये 3 महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन कहाँ पर किया गया है? तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत किया गया है। ये आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय के इतिहास में ये पहली बार है कि केवल महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया है और जस्टिस अनु शिवरामन, सिरसी और श्री अनीता महिलाओं की एकमात्र पूर्ण पीठ के सदस्य के रूप में इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन तीनों महिलाओं से एक पूर्ण पीठ का गठन अभी केरल में किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है मेरे मित्रों। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी का नाम सुना होगा, इनका भी संबंध कहाँ से है? तो इनका भी संबंध केरल से रहा है। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और क्यों चर्चा में? भारत की किसी भी कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो इनका निधन वैसे हो चुका है 2020 में, लेकिन अन्ना चांडी का नाम जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। अन्ना चांडी 1937 में जो है यहाँ पर एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाली वे दूसरी महिला थी। न्यायमूर्ति चांडी का जन्म जो है वो 4 मई 1905 को भारत के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य, अब जो केरल के अंतर्गत है, ये त्रावणकोर रियासत वो रियासत थी जिसने आज़ादी के बाद जो है वो सबसे पहले भारत के एकीकरण का विरोध किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। एक मलयाली सीरियाई ईसाई माता पिता से इनका जन्म हुआ था। 1928 में न्यायालयी सेवा में आई और इन्हें सर सीवी रामास्वामी द्वारा त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान थे जिला न्यायाधीश मुंसिफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। वे केरल उच्च न्यायालय में 9 फरवरी 1959 से
5 अप्रैल 1967 तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के कैरियर रूपी आशाओं को क्या किया था, जन्म दिया था। यानी उसके बाद महिलाएं इस क्षेत्र में आने लगी और महिलाओं ने अपने कैरियर के तौर पर वकालत का जो पैसा है उसको चुनने की कोशिश की या हिम्मत करनी शुरू की। तो मेरे मित्रों, मैंने आपको 10 सवाल कराए हैं इंडिया करंट अफेयर्स के। राजस्थान का करंट अफेयर्स अलग से आपको कराया जाएगा। एक बार फटाफट इन सब सवालों का रिवीजन कर लीजिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस 11 मार्च 2022 को मनाया गया? तो 37वां मनाया गया। देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे गैर नाटो के सहयोगी के रूप में नॉमिनेट करने का फैसला अभी हाल ही में किया है? तो कोलंबिया एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। यून सुक योल किस देश का नया राष्ट्रपति ने बनाया गया? तो दक्षिणी कोरिया का नया राष्ट्रपति ने बनाया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। महिला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी बनी है। संस्कृति राज्य मंत्री ने 10 मार्च से 15 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2021-22 की घोषणा के अनुरूप राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय होगा, जिसकी प्रमुख जो है निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, जो आयुष मंत्रालय के तहत जो है गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार 3 महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन अभी हाल ही में किया है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर ऐसा किया गया है। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया है। आप अपना कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपको कंटेंट जो है वो और क्या उपलब्ध करवाया जा सकता है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी सुझाव हो तो जरूर उपलब्ध करवाइए, लेकिन कुछ जो हमारी बातें हैं वो भी आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि भैया आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग जरा वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि आप तक पहुंचाई जा रही है सभी जानकारियां अपने सभी मित्रों तक उपलब्ध हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।